मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बीजेपी के 38वें स्थापना दिवस पर पार्टी के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर मौजूदा कलर और डिजिटल युग जहन में घूमने लगता है। पुराने दौर की बातें होते ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे सामने आते हैं। लेकिन बदलते दौर के साथ बीजेपी भी बहुत बदल चुकी है। अटल आडवाणी के दौर से निकली बीजेपी आज मोदी और शाह के युग में पहुंच चुकी है, जिसमें अब योगी आदित्यनाथ भी एक नया पहलू बनकर आ रहे हैं। सवाल है कि पिछले 37 साल में कितनी बदली है बीजेपी? क्या अब पार्टी में मार्केटिंग का रंग हावी है? पार्टी विद डिफरेंस को क्या अब किसी भी कीमत पर सिर्फ सफलता चाहिए? बीजेपी के स्थापना दिवस पर देखते हैं हमारी खास पेशकश हैप्पी बर्थडे बीजेपी। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, बीजेपी का आज 38वां स्थापना दिवस है। संकल्प है मिशन 2019 को कामयाब करना, जिसमें मोदी सरकार की शायद सबसे बड़ी परीक्षा होगी। स्थापना दिवस पर बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा खाका खींचा है। पार्टी के इस दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये किसी सियासी हस्ती का बर्थडे नहीं, बल्कि बर्थडे है उस पार्टी का जिसने सिफर से शुरुआत करते हुए शिखर यानी सत्ता तक का सफर तय किया। बीजेपी के 38वें स्थापना दिवस और 37वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव का मंत्र दिया। इस मौके पर पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। हम गर्व से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को याद करते हैं, जिन्होंने एक एक ईंट से पार्टी की इमारत को खड़ा किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश भर के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया। हम लगातार गरीब और पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे। 6 अप्रैल 1980 से पहले तक बीजेपी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया था और जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और 1977 में पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह पैदा हो गई और जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष बने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लोकतंत्र अब सुरक्षित है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का काम हमारे सामने है। स्थापना से लेकर अब तक के 37 सालों में बीजेपी का सफर कई उतार चढ़ाव के दौर से भरा रहा है। अटल आडवाणी की मेहनत से मजबूत नींव के साथ तैयार हुई बीजेपी अब केंद्र से लेकर कई राज्यों में सत्ता की इमारतों में बैठी है। 1980 में स्थापना दिवस के दिन बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संबोधन में कमल खिलने का संदेश मजबूती से दिया था। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पार्टी को अटल आडवाणी ने अपने खून पसीने से सींचा। इसका नतीजा भी उन्हें सत्ता के रूप में मिला। बाद में दूसरी पंक्ति ने नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया। फिलहाल बीजेपी मोदी युग में है। यूपी उत्तराखंड में बम्पर जीत और 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी जीत के रंग में सराबोर है। पार्टी हाईकमान को अब 2019 के चुनावों की चिंता है। ऐसे में पार्टी ने 38वें स्थापना दिवस के साथ 2019 के चुनावी इम्तिहान की तैयारी शुरू करने का फैसला किया है। मिशन 2019 के चिंतन से जुड़ा कैंपेन स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक चलेगा। आज एक शुभ अवसर है। टुडे इज a very important day in the life of the BJP workers across the country. Today is the foundation day of the Bharatiya Janata Party. We have become now 37 years old.
in this long journey of 37 years, the party has become from a nationalist party to a national party and finally became a common man's party. अपने चिंतन अभियान में बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। बीजेपी के सभी सांसदों से अगले 8 दिनों में जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के कामकाज पर असली मुहर अगर लगेगी तो 2019 के लोकसभा चुनावों में ही। इसलिए पार्टी के लिए आगे की राह भी चुनौतियों से भरी रहेगी। श्वेता कुमारी, APN, नोएडा। बीजेपी की जब भी चर्चा होती है इसके 2 से 282 तक का जिक्र होकर के रहता है। दरअसल स्थापना के 4 साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी महज 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इसके 30 साल बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने बूते बहुमत तक के आंकड़े को पार कर गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी लहर चली कि बीजेपी के तमाम दिग्गज खेत आ गए। एक आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट पर और दूसरी गुजरात की मेहसाणा सीट पर। हनमकोंडा से पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को हराकर PG रेड्डी जीते थे, जबकि मेहसाणा से डॉक्टर AK पटेल। हालांकि मजेदार बात यह है कि 229 सीटों पर लड़कर महज 2 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी करीब 7.5% वोट हासिल कर पाने में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब किसने सोचा होगा कि महज 2 सीटों वाली बीजेपी कभी अपने बूते बहुमत के साथ सत्ता में होगी। हाल ही में राजनाथ सिंह ने 1984 में बीजेपी को मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था जब राजीव गांधी ने बीजेपी की हार का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बीजेपी कभी 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन आज पार्टी का विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहते हैं कि सियासत में तत्कालीन हालात का बड़ा रोल होता है। बीजेपी को उन हालात का भी फायदा मिल गया, क्योंकि 1984 लोकसभा चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए प्रधानमंत्री राजीव गांधी अगले 3 सालों तक विवादों में घिरे हुए थे। बोफोर्स घोटाला मामले में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने लगा था। VP सिंह कांग्रेस से अलग होकर तब की राजीव गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। वहीं बीजेपी भी अपने लिए मौका निकाल रही थी। धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों के साथ भी बीजेपी लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करने में जुटी रही। पार्टी आज भी राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा और गौ रक्षा जैसे कई मामलों में अपने पुराने रुख पर ही कायम है। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्यों में संगठन बनाने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पर पूरा जोर दिया है। बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा भी लोगों पर लगातार अपनी छाप छोड़ता रहा। अपने भावुक अंदाज और कविताओं के साथ वाजपेयी देश भर में लोगों के दिलों में घुसते चले गए। कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। 1989 में बीजेपी अपने दूसरे आम चुनाव में ही 2 सीटों से बढ़कर 89 तक पहुंच गई। चुनाव में बीजेपी ने राजीव गांधी को बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों और बोफोर्स घोटाले पर घेरने की कोशिश की थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। आरक्षण के मुद्दे पर VP सिंह सरकार और बीजेपी के सुर नहीं मिले। सियासत का ये वही मोड़ था जहां बीजेपी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की बात कही। मंडल और कमंडल के आने से वोट बैंक बंटने का खतरा पैदा हो गया। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। बिहार में उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने VP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कहते हैं कि आडवाणी की रथ यात्रा से ही बीजेपी की सत्ता की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को 119 सीटें मिली। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। PV नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार पर बीजेपी हमले करती रही। शेयर घोटाले और आर्थिक उदारीकरण को लेकर सरकार घिरी रही। 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत न साबित कर पाने की वजह से वाजपेयी को 13 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए,
तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? 13 दिन की वाजपेयी सरकार के बाद केंद्र में एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकार बनी, लेकिन वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और महज 2 सालों में फिर चुनाव हुए। 1998 में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन एक चाय पार्टी पर विवाद के बाद जयललिता की एआईएडीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 1999 में फिर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 23 सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा। चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की अगुवाई में पहली बार किसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी के इसी कार्यकाल के दौरान गुजरात में नरेंद्र मोदी उभरने लगे थे, जो आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे भी हैं और जिनके हाथों में पिछले करीब 3 साल से देश की सत्ता है। केंद्र में यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल के बाद 2014 लोकसभा चुनाव में ऐसी मोदी लहर चली जिसने बीजेपी को 282 सीटों पर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2001 में मुख्यमंत्री बनाकर के गुजरात भेजा गया। उनके सत्ता संभालने के करीब 5 महीने बाद गुजरात ने भारी दंगों का दौर देखा। इन दंगों से उन पर विवादों का साया भी पड़ा, लेकिन तमाम विवादों के बीच से निकल करके वो 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के पीएम चेहरे के तौर पर सामने आए। मोदी के सामने विरोधियों के बाकी तमाम चेहरे भी फीके पड़ गए और यहां से बीजेपी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नया अध्याय शुरू किया। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान क्या किसी ने सोचा होगा कि ये शख्स अगले करीब 12.5 साल बाद देश की बागडोर थामने जा रहा है। मोदी के सत्ता संभालने के करीब 4.5 महीने बाद गोधरा कांड के साथ ही गुजरात ने दंगों का लंबा दौर देखा। राज्य की तत्कालीन मोदी सरकार दंगों को लेकर विवादों के साए में घिरती रही। विपक्ष उस पर दंगों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप मढ़ता रहा। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म की याद भी दिलाई थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। 2004 में वाजपेयी सरकार ने लोकसभा चुनाव समय से करीब 6 महीने पूर्व कराने का फैसला लिया। अपनी सरकार के प्रदर्शन से बीजेपी तब शायद ज्यादा जोश में थी और उसे उम्मीद थी कि ऐसे समय में चुनाव होना फायदेमंद रहेगा, जब इंडिया में शाइनिंग और फील गुड फैक्टर लोगों के जहन में चढ़ा हुआ हो। लेकिन ऐसा हो ना सका। वाजपेयी सरकार को जनादेश नहीं मिला। बीजेपी 186 सीटों पर सिमट कर रह गई। मनमोहन सिंह की अगुवाई में केंद्र में यूपीए सरकार का दौर शुरू हुआ और बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में बैठने को मजबूर थी। 2005 में लालकृष्ण आडवाणी तब पार्टी के अंदर मुश्किलों में घिर गए, जब अपने पाक दौरे में उन्होंने जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष करार दिया था। ये उस आडवाणी के मुंह से निकले शब्द थे जो बीजेपी में आक्रमण गुट के अगुवा माने जाते थे, जिन्होंने बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के लिए कई रथ यात्राएं निकाली। बताया जाता है कि जिन्ना पर अपने बयान के बाद आडवाणी पार्टी में किनारे लगते गए और इसी दौरान वही मोदी केंद्र के लिए अपनी तैयारी में लग गए जो आडवाणी खेमे के माने जाते थे। हालांकि 2009 में बीजेपी ने आडवाणी के चेहरे को सामने रखकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन धुआंधार प्रचार और कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी कांग्रेस ने बाजी मान ली। बीजेपी की सीटें 186 से घटकर 116 हो गई। एक तरह से यहीं बीजेपी में अटल आडवाणी युग का अंत होता नजर आया। उधर गुजरात विधानसभा के हर चुनाव में नरेंद्र मोदी अपना परचम लहराते आ रहे थे। गुजरात में 2012 की जीत के बाद मोदी ने खुद भी आगे के लिए अपने बड़े रोल के संकेत जाहिर कर दिए थे। 2013 में लालकृष्ण आडवाणी के रूठने मनाने के दौर के बीच नरेंद्र मोदी को बीजेपी के पीएम का चेहरा बनाया गया। अमित शाह की अगुवाई में मोदी को पीएम बनाने के लिए रणनीति पर काम शुरू हुआ। मोदी ने रैलियों की झड़ी लगा दी,
कांग्रेस शासन में हुए 2G और कोलगेट स्कैम समेत कई घोटालों को जोर शोर से उछाला। लोगों में उनके भाषण का जादू सर चढ़कर बोलने लगा और फिर बीजेपी के लिए नतीजे ऐसे धमाकेदार रहे जिसकी खुद पार्टी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मोदी सरकार के पिछले 3 साल के दौरान बीजेपी दिल्ली और बिहार की सत्ता पाने में नाकाम रही, लेकिन पिछले महीने 5 में से यूपी और उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में सत्ता में बीजेपी के आने से साफ जाहिर हो गया है कि मोदी के नोटबंदी जैसे फैसलों को भी जनता ने सिर आंखों पर ही लिया। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN, नोएडा। अटल आडवाणी के दौर कैसा था और मोदी अमित शाह का दौर कैसा है, इसका अंदाजा उनके भाषण के अंदाज से ही जाहिर हो जाता है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों दौर के दिग्गज नेताओं के भाषण पर। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में है। जन समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए, सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। केवल मात्र राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अभियान के हिस्से हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। 10 सदस्यों से बनी हुई जनसंघ पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य बनकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर खड़ी। एक छोटा सा विचार का बीज उन्होंने जो बोया था, वो आज एक वट वृक्ष बनकर पूरे हिंदुस्तान की, न केवल हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ता है। यही वो विचार की ताकत थी। और वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों से लेकर के हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों तक बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह छाए रहे। लेकिन अब दोनों के साथ एक और नाम जुड़ गया है। शायद बताने की जरूरत नहीं है कि ये हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के साथ अपनी विकासवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। पिछले 3 साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को सत्ता के कई तोहफे दिए। इनमें केंद्र की सत्ता तो है ही, हाल के विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी भी इस जोड़ी की ही देन मानी जा रही है। अपने सहयोगियों के साथ राज्य की 3/4 से भी ज्यादा 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन में है। कामकाज के अपने रंग से सीएम योगी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यहाँ तक कि इस मामले में पिछले 2 हफ्ते में वो पीएम मोदी पर भी भारी पड़े हैं। सत्ता में आते ही योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई शुरू करवाई। अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का अभियान चलवाने के साथ 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी पर अमल कर वो शासन चलाने के अपने अलग अंदाज को पेश कर गए। कि 14-15 का जो बकाया है, 15-16 का बकाया है, इसको 2 महीने के अंदर भुगतान कर दिया जाए, और नहीं तो केवल पर चीनी मिल के प्रबंधन ही नहीं, मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। RCM जारी करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग पहले इस बारे में आदेश जारी कर चुके हैं। भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है, जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए, उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं, इससे भी सख्त कदम उठाएंगे हम। बीजेपी की सियासत में दरअसल अब मोदी और शाह के साथ योगी तिकड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम के रूप में योगी का चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें यूपी की 80 सीटों की भूमिका एक बार फिर से अहम होगी। 5 राज्यों के बाद इस साल बीजेपी की परीक्षा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में होनी है। इसके बाद अगले हर 6-6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होने हैं, जिसका समापन 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ होगा।
हालांकि बिहार के अलावा अब तक मोदी विरोधी गठबंधन की कवायद कमजोर ही साबित हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2019 के लिए एक बार फिर विपक्ष महागठबंधन के जरिए जोर आजमाइश करेगा, जिसकी कार्ड बीजेपी पहले से ही तैयार रखना चाह रही है। देखिए, ये तो ज्यादा बेहतर बीजेपी के लोग ही बता पाएंगे कि 3 दशक में कितना फर्क उनके अंदर आया है, लेकिन बाहर से देखने में ये जरूर महसूस होता है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोकसभा के मेंबर थे। अटल जी टोपी भी पहनते थे और रमजान में लोगों को इफ्तार भी कराते थे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, न वो टोपी पहन सकते न इफ्तार करा सकते। बीजेपी की मौजूदा तस्वीर देखकर 2019 में मोदी और योगी के चेहरे को जोर शोर से उछालने की तैयारी नजर आ रही है। एक का केंद्र में तो दूसरे का यूपी में। दोनों के कामकाज का रवैया आक्रामक है, साथ ही वोटों के ध्रुवीकरण में भी ये दोनों ही कारगर साबित हो सकते हैं। अटल आडवाणी के दौर से बाहर निकली बीजेपी में दरअसल ये एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें मोदी और शाह के बाद अब योगी भी छा रहे हैं, कुछ कामकाज से तो कुछ अपने अंदाज से। खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी में अब बहुत कुछ डिफरेंट है। बालवीरेंद्र सिंह, APN, नोएडा। और इसी के साथ देखना होगा कि इस नए युग में बीजेपी अपनी कितनी जगह बना करके रख पाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हैप्पी बर्थडे बीजेपी में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।